हम आए हैं बिग एप्पल में। नहीं मैनहट्टन नहीं, उस कंपनी में जो साल भर में 50 करोड़ जूस बॉक्सेस बनाती है। मिलेंगे उस परिवार से जिसने खास किस्म के डेजर्ट की खोज की है। हम अपनी चहेती जिंजर स्नैप कुकीज को भी करीब से देखेंगे। मगर पहले उस पेस्ट्री की कुरकुरी परतें जो बनाई जाती हैं फेटा और पालक के बेमिसाल कॉम्बिनेशन से, जिससे ये ग्रीक नाश्ता सबका पसंदीदा बन गया है। नाम है स्पैनाकोपिटा। ग्रीक भाषा में स्पैनिकी का मतलब है पालक और पीटा मतलब पाई। इससे इसका नाम याद रखने में आसानी होती है। आप इसे स्पिनिच पाई भी कह सकते हैं। कभी कभी स्पिनिच पाई सख्त आटे से भी बनाई जाती है, लेकिन स्पैनाकोपिटा बनाने के लिए फिलो का इस्तेमाल किया जाता है। जिस फिलो से स्पैनाकोपिटा बनाई जाती है वो पतला और पारदर्शी होता है। हालांकि यहाँ ज्यादातर काम भारी मशीनों से ही किया जाता है, मगर अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकी जो इन पाइस को लपेट सके। इस पेस्ट्री के लिए नज़ाकत जरूरी है। हम उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि ये काम मशीन के बजाय हाथों से किया जाए ताकि नियंत्रण बना रहे। हमारे फेटा शेफ कई साल से हमारे कई उत्पादों पर काम कर रहे हैं और स्पैनाकोपिटा भी उनमें से एक है। हमारे यहाँ रोजाना 120 लोग स्पैनाकोपिटा बनाने का काम करते हैं। 12 पीस के 45 ट्रे 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में करीब 500 पीस, यानी 8 घंटे में एक महिला करीब 4200 पीस लपेट देती है। उनकी उंगलियां काफी तेजी से चलती हैं। रिचर्ड इस प्लांट में करीब 16 साल से काम कर रहे हैं और इन्हें स्पैनाकोपिटा बहुत पसंद है। पहले तो फिलो डो के अंदर सारे मसाले डाले जाते हैं, फिर उन्हें लपेटा जाता है और फिर बेक करने के बाद वो बन जाते हैं कुरकुरे और मजेदार। हाँ, इन्हें वाकई स्पैनाकोपिटा बहुत पसंद है। सबसे पहले तो रिचर्ड के पसंदीदा स्नैक के सारे मसाले मिलाए जाते हैं। ये है उसकी रेसिपी। 311 किलो पालक में 79 किलो फेटा चीज मिलाया जाता है और फिर अंडों का 42 किलो घोल मिलाया जाता है। इसके बाद प्याज और मसाले डाले जाते हैं। उन्हें डालने के बाद हम रिकोटा और पार्मेसान कैनेडियन चीज का मिश्रण डालते हैं, जिससे इसे बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर मिलता है। ये एक दिन में जितनी फिलिंग बनाते हैं उसका कुल वजन करीब करीब 1 हिप्पो जितना होता है। क्या आप जानते हैं कि बिना डेयरी उत्पादों के जो स्पैनाकोपिटा बनाए जाते हैं उन्हें पारंपरिक तौर पर लेंट के दौरान खाया जाता है। फीलों की कागज जितनी पतली शीटों को खोलकर एक कन्वेयर पर डाला जाता है। उसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल की बूंदें डाली जाती हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे। फीलो का आटा बड़ा ही खास किस्म का आटा होता है और इसकी शुरुआत टर्की में हुई थी, मगर ग्रीक लोगों ने इसे इतना पतला बनाया। ये इतना पतला था कि इसे पत्तियों का ग्रीक नाम दिया गया। जी हाँ, फिलो का यही मतलब है। ये एक पत्ती जितना पतला होता है और बड़ा ही नाजुक भी। हमें अपना काम बहुत तेजी से करना पड़ता है, वरना ये सूख कर टूट जाता है। 1970 के दशक में पहली मशीन बनी जो बड़े पैमाने पर इतना पतला डो बना सके। इस पतले डो की वजह से ही ये इतना कुरकुरा होता है, मगर इसकी वजह से इसे बनाना भी आसान नहीं होता। ज्यादा सुस्ती दिखाई तो ये सूख कर टूट जाएगा। जब ये डो कन्वेयर पर आगे जाता है तब एक क्रॉस कटर फिलो की चौकोर पट्टियां काट देता है। इस तरह से फिलो पेस्ट्री का आटा जरा भी बर्बाद नहीं होता। यहाँ से ये फिलिंग के लिए आगे जाता है और फिर इन्हें हाथों से लपेटा जाता है। इसके बाद ट्रे में 12 ग्राम मार्जरीन लगाया जाता है। हाँ, ये मार्जरीन ही बाद में फीलों में नमी और लचीलापन लाता है, जिससे वो टूटता नहीं। अगले चरण के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना जब हम इन्हें ठंडा करने के लिए स्पाइरल फ्रीजर में भेजेंगे तब फिलो डो चटक जाएगा। इसकी वजह से मार्जरीन एप्लीकेटर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो फिलो डो को बचाता है।
स्पाइरल फ्रीजर में एक बार में 400 ट्रेस रखी जा सकती हैं। ट्रेस तले में लगाई जाती हैं। ये 25 मिनट बाद घूमती हुई ऊपर आ जाती हैं। -30 डिग्री सेल्सियस पर वो बहुत जल्दी जम जाते हैं और उन्हें ताज़ा ताज़ा सील कर दिया जाता है। जब वो इस फ्रीजिंग फ्रीजर से बाहर आती हैं, तब इसके अंदर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे इन्हें इतना वक्त मिल जाता है कि इनके पिघलने से पहले इन्हें पैक किया जा सके। ये काम बहुत जल्दी से किया जाता है। 1 घंटे में करीब 600 ट्रे पैक कर ली जाती हैं। वैसे तो ये एक नाश्ता ही है, मगर इसे पूरे खाने के तौर पर भी खाया जा सकता है। आप इससे एक बड़ा सा फैमिली साइज लजानिया बना सकते हैं और फिर उसके टुकड़े करके पूरे परिवार के साथ खा सकते हैं। आप इसे चाहे एक कॉकटेल पार्टी में स्नैक के तौर पर खाएं या पूरे परिवार के साथ खाने के तौर पर। स्पैनाकोपिटा का मजा कभी भी लिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ब्रेड, कुकीज घरों और महारानी एलिजाबेथ प्रथम की रसोई में किया गया। इंग्लैंड की महारानी ने जिंजर ब्रेड बनाने के लिए ऐसे कारीगर चुनने को कहा था जिनके चेहरे उनके चहीते आशिकों के जैसे थे। अदरक का इस्तेमाल इन बेक की हुई चीजों में गर्मी का एहसास देने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अदरक खाने से हमारे दिमाग से एंडोर्फिन निकलता है, जो हमें खुशी देने वाला रसायन होता है। इसी वजह से हम अदरक के इतने दीवाने हैं और शाशा नवाजेश की कंपनी शाशा ब्रेड कंपनी के बनाए एक उत्पाद के तो कुछ ज्यादा ही दीवाने हैं। शाशा का एक ही उसूल है, ऐसी चीज बनाओ जिससे आत्मा खुश हो और शरीर भी तंदुरुस्त रहे। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो मजेदार है, पौष्टिक है और उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। जहाँ तक बिजली या ऊर्जा खपत की बात है तो ये प्लांट उनके इस्तेमाल में बहुत कुशल है। सामान ज्यादा दूर से नहीं मंगवाना पड़े, इसके लिए ये कंपनी एक स्थानीय खेत से ही अनाज खरीदती है। उसे यहाँ पीसा जाता है। ये एक साल में कुकीज बनाने के लिए 500 मैट्रिक टन अनाज खरीदती है। इतने से घर में जिंजर ब्रेड के 18 लाख लोफ बनाए जा सकते हैं। शाशा ने एक खास रेसिपी बनाई है जिसमें आम कुकीज के मुकाबले शक्कर कम है और पौष्टिक तत्व ज्यादा। हमने सोचा कि हम शक्कर की जगह किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जो उससे बेहतर हो, तो हम शहद और माल्ट का इस्तेमाल करने लगे। शहद से बेक की हुई चीजों में नमी बनी रहती है और उनमें एक कुदरती मिठास आती है। गीली और सूखी चीजों को एक बड़े से डो बिन में धीरे धीरे मिलाया जाता है। इन चीजों को इस तरह से मिलाया जाता है कि कम से कम घर्षण पैदा हो, जिससे डो को मिलाते वक्त उसके पौष्टिक तत्व जाया न जाएं। नर्म कुकीज बनाने के लिए जरूरी है कि आटे के ग्लूटेन मॉलिक्यूल्स आराम से मिलें, इसलिए हर बैच को ढक कर छोड़ दिया जाता है। जब ये बैच तैयार हो जाते हैं, तब उनका तापमान लिया जाता है। अगर मिश्रण का तापमान जरूरत से कम हो, तो इसका मतलब है कि स्टार्च ने पानी को अच्छी तरह नहीं सोखा है और उससे कुकीज अच्छी नहीं बनेंगी। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर भेजा जाता है कुकी मोल्डर में। इसमें लगी घूमने वाली मोटर उनके ऊपर खास सिंबल बना देती है, जिनका चुनाव शाशा खुद करते हैं। हमारी कुकीज पर बने हर सिंबल का एक मतलब होता है। एक सिंबल का मतलब है क्रिएटिविटी, तो दूसरा है बराबरी का संदेश देने वाला, और अच्छी किस्मत देने वाला सिंबल भी है। दिल का आकार प्यार और भावनाओं का प्रतीक है, जो इनके हर बैच में होता है। इसके बाद कुकीज को एक आला दर्जे के 20 मीटर लंबे ओवन में डाला जाता है। ये गर्मी को अंदर ही बनाए रखता है, जिसके कारण इस प्लांट का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। सिर्फ 6 मिनट बाद कुकीज बाहर आ जाती हैं और कन्वेयर बेल्ट पर आगे जाती हैं। इन्हें ऊपर से नीचे तक अल्ट्रावायलेट फिल्टर्ड हवा से ठंडा किया जाता है। इसके बाद इन कुकीज की जांच करती है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर कंसुएला। कंसुएला की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। आज तक उन्होंने करीब 3.5 टन तैयार कुकीज को बाजार में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका रंग उन्हें सही नहीं लग रहा था। मगर ये कुकीज उनके लिहाज से सही हैं। ये अब कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग के लिए जा रही हैं।
अदरक वाली इन कुकीज को 35 बैग प्रति मिनट की दर से पैक किया जाता है। आप अपनी जिंजर स्नैप कुकीज का मजा कैसे लेंगे? शाशा आपको एक खेल के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा है कि बच्चे इन कुकीज से एक बड़ा ही मजेदार खेल खेलते हैं। वो इन्हें उल्टा करके रख देते हैं और जिसके 2 सिंबल मिल जाते हैं वो एक जिंजर स्नैप खाता है। इनसे खेलिए, कॉफी में डुबाइए या फिर इन्हें तोड़कर पाई क्रस्ट बनाइए। और अगर आपने अभी तक जिंजर कुकीज का मजा नहीं लिया है तो अब देर मत कीजिए। ये ट्रफल है या आइसक्रीम है? ये टार्टुफो है। इसे बनाया है सिसिली के एक परिवार गैलपर्स ने। वो खास मौकों के लिए खास आइसक्रीम बनाना चाहते थे। उन्होंने उसका नाम एक ट्रफल पर रखा क्योंकि वो देखने में इस इलाके में मिलने वाले एक काले ट्रफल जैसा था। 1959 में ये परिवार कनाडा आया और फिर असली रेसिपी से वो खास चीज बनाने लगा। ये हमारे परिवार की सीक्रेट रेसिपी है, नहीं बता सकते। सिसिलियन आइसक्रीम में ये हर राज परिवार में ही रखना चाहते हैं। मरिया के पिता ने टार्टुफो की खोज में मदद की थी। ऐसे में आइसक्रीम बनाना इनकी नियति बन गई थी। बचपन से ही ये मेरा सपना है। मैं तो बचपन से ही आइसक्रीम खा रहा हूँ। मरिया के भाई टोनी यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं। इन्हें सारे आंकड़े मालूम हैं। हम दिन भर में 20,000 टार्टुफो बनाते हैं। उस लिहाज से साल भर में करीब 10 लाख टार्टुफो बना लेते हैं। यहाँ पर पैशन फ्रूट, चॉकलेट रास्पबेरी और अमारेतो मोका जैसे फ्लेवर के टार्टुफो बनाए जाते हैं। पर इनका सबसे लोकप्रिय टार्टुफो है चॉकलेट ज़ाबियोनी। ज़ाबियोनी के लिए हम एगनॉग और पोर्ट वाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इटालियन ब्लेंड है। जब मैं छोटा था तब आमतौर पर अंडे में शक्कर मिलाकर इसे बनाया जाता था। उसमें थोड़ा सा मसाला मिला देते और नाश्ते में खाते। हमने उसी स्वाद को अपने टार्टुफो में डाला है। इस परिवार ने अपनी जन्मभूमि की यादों को इस डिजर्ट में मिला दिया है। काम शुरू करने से पहले इस जगह को बेदाग साफ बनाया जाता है। दूध की बनी चीजों के लिए कोई खतरा नहीं उठाया जा सकता। फ्रेश क्रीम को एक पास्चराइजर में डाला जाता है। यहाँ एक दिन में 1,500 लीटर क्रीम की खपत होती है। इसके अलावा इसमें स्वाद और टेक्सचर के लिए स्किम मिल्क पाउडर और शक्कर भी डाली जाती है। कोई चीज तभी पैस्चराइज्ड होती है जब उसका तापमान कम से कम 69 डिग्री सेल्सियस हो। हमें उस चीज को कम से कम आधे घंटे तक उस तापमान पर रखना पड़ता है। स्वाद बेहतर बनाने के लिए तापमान भी बढ़ाना पड़ता है। हमें अपने तैयार उत्पाद का स्वाद बहुत पसंद है। सबसे पहले क्रीम को होमोजेनाइजर में फेंटा जाता है। इससे वो काफी चिकनी हो जाती है। फिर उसे 3 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। 24 घंटे तक एजिंग टैंक में रहने के बाद इसके मोटे अणु क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिससे उन्हें फेंटने पर आइसक्रीम का हल्का और हवादार टेक्सचर मिलता है। रात भर टैंक में रहने के बाद ये बैच ज़ाबियोनी बनाने के लिए तैयार है। हमने इनकी रेसिपी नहीं बताने का वादा किया है, इसलिए ये नहीं बता सकते कि पोर्ट वाइन और एगनॉग के इस मिश्रण में क्या क्या मिलाया गया है। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आइसक्रीम मिक्स को 2 अलग-अलग फ्लेवर टैंक में डाला जाता है। एक में उसे ज़ाबियोनी फ्लेवर मिलता है जो टार्टुफो के बीच में होता है, और दूसरा उसे चॉकलेट फ्लेवर देता है जिससे बाहरी परत बनती है। यहीं पर होता है असली जादू। यहीं पर हम आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों फ्लेवर्स को एक कंटिन्यूअस फ्रीजर में डाला जाता है, जहां ये तरल से नरम ठोस स्टेट में आ जाते हैं। जब एक कमरे में आइसक्रीम फेंटी जाती है, उसी वक्त दूसरे कमरे में कोको और बादाम मिलाए जाते हैं, जिनसे टार्टुफो की बाहरी परत बनाई जाती है। ये तो सब जानते हैं कि आइसक्रीम ठंडी होती है और उस पर एक परत चढ़ानी जरूरी है। और ये आ रही है आइसक्रीम। इस मिश्रण को साइड पाइपों में डाला जाता है जो -8 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे होते हैं। हर फ्लेवर एक अलग ट्यूब से सांचे में आता है। ज़ाबियोनी एक छोटी ट्यूब से आता है तो चॉकलेट भरा होता है एक बड़ी ट्यूब में।
इन दोनों फ्लेवर्स को साथ जोड़ने वाला वक्त बहुत कम होता है, इसलिए इनके रंग पूरी तरह आपस में नहीं मिलते और इस तरह बीच में ज़ाबेयोनी होता है, चॉकलेट से ढका हुआ। 4 लोग 1 मिनट में 41 टार्टुफो रोल कर सकते हैं। घंटे भर में करीब 2500। टार्टुफो अब इटालियन शादियों और खास मौकों पर एक खास डेजर्ट बन चुका है। अच्छा है कि इतनी तेजी से इतने ज्यादा टार्टुफो बना लेते हैं। हाथ से लपेटने के बाद टार्टुफो इतना नरम हो जाता है कि उसे एक ब्लास्ट फ्रीजर में भेज दिया जाता है। उसके बाद इन्हें काटा जाता है। मुझे तो मशीन से ताज़ा ताज़ा निकला टार्टुफो पसंद है। उस वक्त वो ज्यादा सख्त भी नहीं होता है। ब्लास्ट फ्रीजर टार्टुफो को -40 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक ठंडा करता है। मैं अपने फ्रीजर में कभी नहीं गई, जा ही नहीं सकती। बहुत ठंड होती है। ये है मरीना। ये गलीबो परिवार की तो नहीं है, मगर परिवार जैसी ही हैं। इनका काम है क्वालिटी कंट्रोल करना और ये टार्टुफो के हर बैच के हर चरण की कड़ी जांच करती हैं। क्वालिटी कंट्रोल में हम पैथोजन और ज्यादा बैक्टीरियल काउंट पर नजर रखते हैं। हम जो भी बैच बनाते हैं उसका माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। जब मरीना ने अपनी सहमति दे दी और टार्टुफो सख्त हो गया, इसका मतलब है टार्टुफो तैयार है। टार्टुफो को अलग अलग पोर्शन में पैक किया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी दावतों में केटरर्स को सुविधा होती है, क्योंकि वो हर पोर्शन की गिनती करके उसे परोस सकते हैं। हर बॉक्स में 36 पैक किए टार्टुफो होते हैं। ये देखिए जनाब, चॉकलेट ज़ाबियोनी टार्टुफो तैयार है और आप इसका मजा ले सकते हैं। आप इसे अपनी प्लेट पर डालिए, चाहे तो कुछ फल डाल लीजिए और शुरू हो जाइए। मैं तो रोज एक टार्टुफो खाती हूँ। इससे पहले कि ये पिघले, खा लीजिए। पिकनिक हो या स्कूल का रिसेस, जूस के डब्बे के बिना वो पूरा नहीं होता। उत्तरी अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा जूस पीते हैं। यहाँ एक साल में एक आदमी औसतन 48 लीटर जूस पी जाता है, मतलब जूस के 240 डब्बे। लसॉन्ड उस मांग को पूरी करने के लिए साल भर में 50 करोड़ डब्बे पैक कर लेती है। सेब का रस हमारी कंपनी का मुख्य व्यवसाय है। दरअसल लसॉन ने 1959 में ही सेब का रस बनाना शुरू कर दिया था। लसॉन्ड ने 1990 के दशक में एलन का ब्रांड खरीद लिया और साथ मिलकर ये खास किस्म का एप्पल जूस बनाने लगे। ये लाल छिलके वाले सेब से वो जूस बनाते हैं जिसमें मिठास भी है और ताजगी भरी खटास भी। इसके लिए ये मैकिंटॉश, कॉकलैंड, एम्पायर और स्पार्टन नस्ल के सेबों का इस्तेमाल करते हैं। हर साल इस फैक्ट्री में कुल मिलाकर 10 करोड़ किलो सेब मंगवाए जाते हैं। पहले तो इन सेबों को धोया जाता है, फिर घिसने के लिए नरम होने के लिए स्टोरेज टैंक्स में डाल दिया जाता है। फिर जूस निकालने के लिए उन्हें एक्सट्रैक्टर में डाला जाता है। जैसे ही उन्हें एक्सट्रैक्टर में दबाया जाता है, सेब के टुकड़ों के गूदे से रस निकलने लगता है। इसके बाद एप्पल साइडर के नाम से जाने जाने वाले इस तरल को फिल्टर किया जाता है। इन पाइपों में कई फिल्टरों से गुजरने के बाद सेब का बिल्कुल साफ रस मिक्सिंग टैंक में आ जाता है। एक सेब में हमारी रोज की जरूरत का करीब 1% विटामिन सी होता है। इसलिए लसॉन्ड इस जूस में विटामिन सी का पाउडर मिला देती है ताकि ये सेहत के लिए भी अच्छा हो। साल भर में इन टैंक्स में सेब का करीब 2 करोड़ 60 लाख लीटर रस जमा होता है। सेब का रस बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसे 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। फिर इस जूस को 92 डिग्री सेल्सियस पर स्टेरलाइज करने के बाद ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से जूस 1 साल तक खराब नहीं होता।
इसके बाद सेब का रस पाइपों के जरिए फिलिंग स्टेशन में आता है, जहां रोजाना 14 लाख डब्बे भरे जाते हैं। इस बड़े पहिए से मशीन में पैकिंग वाली शीट आती है। काटने और मोड़ने के बाद जूस से भरे डब्बे तैयार हो जाते हैं। अब इस जूस को पीने लायक बनाने के लिए इसके साथ एक स्ट्रॉ रखा जाता है। हम इसमें स्ट्रॉ चिपकाते हैं। इतने छोटे से डब्बे के साथ अगर स्ट्रॉ नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई जूस पी सकेगा। यहाँ एक साल में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉ को अगर एक के बाद एक करके जोड़ा जाए तो उससे बिग एप्पल के मैनहट्टन को 96 बार लपेटा जा सकता है। हवा का एक तेज झोंका उन खराब पैकेटों को छांट देता है जो इनके इस्तेमाल के लायक नहीं होते। 8 लेनों में छटने के बाद वो एक साथ मिल जाते हैं और फिर यहाँ आकर पैक भी हो जाते हैं। अच्छी तरह से सील करने के बाद ये जूस के डब्बे बाजार में भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अब तो आप समझ गए ना कि सेब किस तरह से पेड़ से स्ट्रॉ तक पहुंचते हैं।